हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको क्लासेस। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया सेशन बायोलॉजी का पार्ट, ये 8th है। तो मिशन आरआरबी में मैं आपको पढ़ा रही हूँ बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे रेलवे ग्रुप डी है या एनटीपीसी है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये एसएससी सीजीएल के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन का जो लेवल रखा है वो एसएससी सीजीएल लेवल भी रखा है साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ओडोंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, यानी ओडोंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम अध्ययन करते हैं। तो किस चीज का अध्ययन करते हैं हम लोग? तो आपका करेक्ट आंसर जो चार ऑप्शन है, टीथ है, ओंटोजेंट है, बोन है या एजिंग है, तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? टीथ। यानी दांतों की स्टडी की जाती है। दांतों के बारे में अगर आपको जानना है तो उसकी स्टडी हम ओडोंटोलॉजी में कहते हैं। लॉजी वर्ड जहाँ भी आता है, जहाँ भी लॉजी वर्ड अगर दिख गया तो इसका मतलब क्या होता है? स्टडी होता है। हमेशा इसका मतलब क्या होता है? स्टडी होता है। अब जैसे अगर यहाँ पे टर्म, जैसे बहुत सिंपल टर्म मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी, तो यानी इसका मतलब जीवों का अध्ययन करना होता है। देन उसके बाद मैं आपको बता दूं माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी है ना। तो माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या हो गया? जहाँ पे आप किसकी स्टडी कर रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, वहाँ माइक्रोबायोलॉजी हो गया। या फिर यहीं पे अगर मैं आपको बता दूं एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी का मतलब जहाँ पे आप इंसेक्ट की स्टडी करते हो उसे एंटोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। फिर इसी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं पैलिएंटोलॉजी, तो पैलिएंटोलॉजी का मतलब होता है जहाँ पे आप जीवाश्मों की स्टडी करते हैं, यानी जो डेड, जो भी रिमेनिंग पार्ट मिल रहा है डेड ऑर्गेनिज्म का, उसकी स्टडी अगर आप करते हो तो उसे हम पैलिएंटोलॉजी या जीवाश्म विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी लॉजी यानी बहुत सारी स्टडी है। इसका कलेक्शन मैं आपको किसी सेशन में जरूर दे दूंगी, क्योंकि उससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंट एरियाज ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्मेकोलॉजी। मर्मेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, मर्मेकोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? इंसेक्ट की, एंट की, क्रस्टेशियंस की या आर्थ्रोपोड्स की। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंट की। ठीक है, एंट यानी चींटियों की स्टडी अगर हम करते हैं तो उसे मर्मेकोलॉजी कहते हैं। देखिए, एक अभी मैंने आपको बताया था एंटोमोलॉजी के बारे में, है ना। तो एंटोमोलॉजी जो होता है इसमें हम इंसेक्ट की स्टडी करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। और एंटोमोलॉजी का ही एक डिपार्टमेंट है, आप कह लीजिए एक ब्रांच है मर्मेकोलॉजी, जहाँ पे हम केवल एंट की स्टडी करते हैं, चींटियों की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन का एक मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं। जैसे आप प्रॉन का नाम जानते होंगे, प्रॉन है ना, हिंदी में इसे झींगा मछली के नाम से जानते हैं। तो प्रॉन क्रस्टेशियन में आता है। आर्थ्रोपोड्स के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया, तो लार्जेस्ट फाइलम यानी सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? ये आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, और आर्थ्रोपोडा के बाद जो सेकंड नंबर पे है, सेकंड लार्जेस्ट जिसे आप कह सकते हो, तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम जो है वो है मोलस्का। ये आप जानते होंगे, आई थिंक मैंने किसी सेशन में आपको इसके बारे में बताया भी था। तो ये है मोलस्का, याद रखिएगा, मोलस्का जो है वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स इज कॉल्ड, यानी जो विलुप्त हो गए हुए प्राणी हैं उनकी स्टडी हम कहाँ पे करते हैं? हर्पेटोलॉजी में, ऑर्निथोलॉजी में, जियोलॉजी में या फिर पैलिएंटोलॉजी में? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पैलिएंटोलॉजी में हम जीवाश्मों की स्टडी करते हैं, यानी जो ऐसे एनिमल्स हैं जो कि जो डेड, जिनका डेड रिमेनिंग पार्ट हमें मिल रहा है, तो उनका जो भी पार्ट हमें मिल रहा है उसकी स्टडी करना, उसकी एज को मेजर करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसके फीचर्स को जानना, या फिर हम उस ऑर्गेनिज्म को आज के ऑर्गेनिज्म से कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं, तो ये सारी स्टडी हम पैलिएंटोलॉजी में करते हैं, जिसे हम जीवाश्म विज्ञान के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन गलत आ गया है यहाँ पे। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे अगर पूछा जाए कि जो जीवाश्म होते हैं, जो भी फॉसिल्स होते हैं,
उनकी अगर आपको एज मेज़र करनी हो तो आप कैसे मेज़र करोगे? तो इसकी एज मेज़र करने का सबसे अच्छा तरीका है कार्बन डेटिंग टेक्निक। ये याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो कार्बन डेटिंग टेक्निक हम यूज़ करते हैं। कार्बन डेटिंग टेक्निक में हम कौन-सा कार्बन यूज़ करते हैं? तो याद रखिएगा कार्बन 14 C14 हम लोग यूज़ करते हैं। C14 जो होता है ये कार्बन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, यानी ये एक तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है? इसमें रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये, यानी जिसमें रेडियो धर्मिता पाई जाती है, ठीक है? तो C14 को हम यूज करते हैं, याद रखिएगा। फॉसिल्स की एज को डिटरमाइन करने के लिए हम कौन सा टेक्निक यूज करते हैं? कार्बन डेटिंग टेक्निक। और उसमें कौन सा कार्बन यूज करते हैं? कार्बन 14, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन फिंचेस रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ। डार्विन फिंचेस किसे कहते हैं आप? फिशेस को, लिजर्ड्स को, या फिर बर्ड्स को, या एम्फीबियंस को? तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? बर्ड्स। बर्ड्स को हम क्या कहते हैं? डार्विन फिंचेस कहा जाता है। देखिए, डार्विन ने जब अपना इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट देना जब शुरू किया था, उन्होंने इवोल्यूशन के बारे में जब बताना शुरू किया था, तो वो अलग अलग एरिया में गए और किसी एक बर्ड के नेचर और कैरेक्टर्स को उन्होंने अलग-अलग एरिया में आइडेंटिफाई किया और उसे देखा कि उसमें क्या-क्या चेंजेस आ सकते हैं एरिया के अकॉर्डिंग। मतलब कुछ कुछ ऐसी बर्ड्स, मतलब ये कोई ए टाइप की बर्ड है, मान लीजिए कोई ए टाइप की बर्ड है, तो वो ए टाइप की बर्ड, उसका कैरेक्टर नॉर्थ में कुछ और ही दिखाई दे रहा था, ठीक है? फिर साउथ में कुछ और दिखाई दे रहा था, ईस्ट में उसका जो कैरेक्टर है कुछ और दिखाई दे रहा था, और वेस्ट में उसका कैरेक्टर कुछ और दिखाई दे रहा था। तो अलग-अलग एरियाज में उसी बर्ड का कैरेक्टर अलग-अलग दिखाई दे रहा था, और वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका जो फिजिकल अपीयरेंस था वो भी बिल्कुल चेंज दिखाई दे रहा था। बट वो सारी बर्ड्स ओरिजिनेट कहाँ से हुई थी? इस कॉमन ए नाम की बर्ड से ओरिजिनेट हुई थी। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो यहाँ पे ए नाम की बर्ड से ये क्या हुई थी? ओरिजिनेट हुई थी सारी बर्ड्स। तो उन सारी बर्ड्स जिनके ऊपर इन्होंने स्टडी किया था, उन्हें उन्होंने नाम दे दिया, उन्हीं के बर्ड्स, उन्हीं बर्ड्स को नाम दिया गया डार्विन्स फिंचेस। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे बर्ड्स का कलेक्शन उन्होंने किया था। Next, which phenomena do bats and dolphins use to find prey, predators, and obstacles? तो refraction of sound, formation of beats, scattering of sound, या echolocation, यानी शिकार, शिकारियों और बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ या डॉल्फिन किन चीजों का प्रयोग करते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? इकोलोकेशन, ठीक है? इकोलोकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें बैट जो होता है वो अल्ट्रासोनिक वेव रिलीज करता है। अल्ट्रासोनिक वेव का मतलब क्या होता है? इसकी फ्रीक्वेंसी लगभग 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी होती है। तो ऐसी ऐसी आवाज़ को, ऐसे साउंड को हम सुन नहीं सकते हैं। मतलब इससे ऊपर के साउंड को हम नहीं सुन सकते हैं 20,000 हर्ट्ज के बाद। तो वो जो है अल्ट्रासोनिक साउंड, उसी अल्ट्रासोनिक साउंड को बैट या डॉल्फिन यूज़ करते हैं अपने आई की तरह, यानी अपनी आँखों की तरह, एंड अपनी ईयर की तरह। इसी को हम लोग वो इसे यूज़ करते हैं। यानी अपने आई की तरह यूज़ करते हैं। यानी कोई भी शिकार अगर है या शिकारी है या कुछ भी है, उसका डिस्टेंस क्या है, उसका साइज़ क्या है, वो सारा कुछ पता लगाने के लिए वो इसी टेक्निक को यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इकोलोकेशन, ठीक है? तो याद रखिएगा कैसी वेव को रिलीज़ करते हैं? तो अल्ट्रासोनिक वेव, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 जो हर्ट्ज़ से बिल्कुल ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज फर्स्ट एडवोकेटेड बाय। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये दिया था डार्विन ने। डार्विन फिंचेस के बारे में तो अभी मैंने आपको बताया। वैसे ही डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था, इवोल्यूशन के नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने इसमें बताया कि हर एक ऑर्गेनिज्म के पास एक एबिलिटी होती है कि वो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस कर सकता है, बट ये नंबर नेचुरली कांस्टेंट होता है उस ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि नेचर एक कंडीशन प्रोवाइड करती है, और उस कंडीशन में जो फिट ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी फिट ऑर्गेनिज्म होगा वो स्ट्रगल करेगा, ठीक है? और उस स्ट्रगल में जो फिट ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। बाकी क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। एलिमिनेशन का मतलब क्या है? एलिमिनेट होने का मतलब क्या है? वो सभी क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है? तो जो फिट ऑर्गेनिज्म होगा वो सेलेक्ट हो गया और वही सरवाइव करेगा। जो भी, यानी फूड, स्पेस और मैटिंग के लिए जो भी स्ट्रगल करेगा, और उस स्ट्रगल में
जो भी जीत जाएगा वो सर्वाइव करेगा। दिस इज कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था द इवोल्यूशन बाय द नेचुरल सिलेक्शन। ये कॉन्सेप्ट था, ये थ्योरी का नाम था इनके, या नेचुरल सिलेक्शन कह सकते हो आप। शॉर्ट में आप इसे नेचुरल सिलेक्शन कह सकते हो, बट इट इज द इवोल्यूशन बाय द नेचुरल सिलेक्शन, ये पूरा का पूरा थ्योरी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजना है। तो आपके लिए नया क्वेश्चन ये है कि जैसे जीन कॉन्सेप्ट जो है, जीन वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये जोहानसन ने दिया, बिल्कुल सही है। ये दिया किसने था? जोहानसन ने दिया था, यानी जीन टर्म जोहानसन ने दिया था। बट और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो फैक्टर है, यानी जो हेरिडिटी के बारे में बताया था, हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता के बारे में बताया था, वो किसने बताया था? तो वो आप सभी जानते हो कि मेंडल ने बताया था। तो आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रोमोसोम के बारे में बताया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। किसने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था? मतलब क्रोमोसोम के बारे में, गुणसूत्र के बारे में थ्योरी किसने दिया था? ये आज का क्वेश्चन है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाती हूँ, आप मुझे यहाँ इस लिंक से फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे। वहाँ पे मेरी रेगुलर क्लासेस चलती हैं, प्लस में एंड स्पेशल क्लासेस दोनों ही चलती हैं। तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। वहाँ आपको मेरी अनलिमिटेड और लाइव क्लासेस मिलती हैं, बिल्कुल लाइव हम पढ़ते हैं, लाइव इंटरेक्ट होते हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे वहाँ पे। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी ये इसका लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जुड़ते हैं तो उससे आपको क्या होता है कि हर एक लेसन और हर एक क्वेश्चन जो है उसकी उसका डायरेक्ट आप मुझसे कमेंट सेक्शन में वहाँ पे बात करके आप अपने सारे भी डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। वहाँ पे बहुत सारे क्विज़ेस कराए जाते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे लेसन की पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपके लिए बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज का सेशन होता है हमारा कंप्लीट। तो अगर आपको मेरा पूरा ये सेशन पसंद आता है तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पे टिक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको हर एक लेसन की नोटिफिकेशन भी तो चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।